तो अब हमने इक्विटी शेयर देख लिया क्या होता है, प्रेफरेंस शेयर देख लिया क्या होता है, दोनों में क्या डिफरेंस है। बॉन्ड्स जो है वो हमने देख लिया कि बॉन्ड और शेयर में क्या डिफरेंस है, कि बॉन्ड इज ए टाइप ऑफ लोन, लोन लिया है कंपनी ने, ठीक है, और इंटरेस्ट पेमेंट आपको करना ही होगा। बॉन्ड का जैसा ही है डिबेंचर, कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है इसमें, और जो भी टेक्निकल डिफरेंस है वो भी हम आगे बता देंगे आपको, ठीक है। अभी के लिए आप इन दोनों को सिमिलर मान के चल सकते हैं, ठीक है। बॉन्ड और डिबेंचर दोनों क्या है, एक टाइप ऑफ लोन है जो कंपनी ने लिया है, और मैंडेटरी है इसका पेमेंट करना। आपको इंटरेस्ट इसका मैंडेटरी पेमेंट करना ही पड़ेगा, चाहे आपको लॉस ही क्यों ना हो रहा हो, ठीक है। और इसका पैसा भी आपको वापस करना पड़ेगा, ठीक है। लिक्विडेशन के टाइम पे अगर मैं बात करूं तो आपको सबसे पहले जो पैसा देना होता है वो इन्हीं को देना होता है, बॉन्ड होल्डर डिबेंचर होल्डर जो है, इनको आप पहले पैसा वापस करेंगे, ठीक है। और उसके बाद जो पैसा बचेगा तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को, और उसके बाद जो पैसा बचेगा वो किसके लिए जाएगा, इक्विटी शेयर के लिए, ठीक है। सिमिलरली रिटर्न्स के टाइम पे जब एनुअल प्रॉफिट्स जो भी आपको होते हैं, चाहे हो या ना हो, सबसे पहले जो इंटरेस्ट दिया जाएगा वो किसको दिया जाएगा, बॉन्ड होल्डर्स को, उसके बाद डिविडेंड दिया जाएगा प्रेफरेंस शेयर होल्डर को, और उसके बाद अगर कुछ बचा है वो बचा कुचा किसको मिलेगा, डिविडेंड इक्विटी शेयर होल्डर को, ठीक है जी। तो ऑर्डर ऑफ पेमेंट क्या हुआ, सबसे ऊपर है बॉन्ड होल्डर या डिबेंचर होल्डर, उसके बाद है प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, और उसके बाद क्या है लास्ट में इक्विटी शेयर होल्डर। ये तीन हमने पढ़ लिए हैं, तीन टाइप के फाइनेंशियल एसेट्स, थोड़ा थोड़ा इनका रिवीजन कर लिया है। इसके बाद जो चौथा आता है वो आता है कमर्शियल पेपर। कमर्शियल पेपर क्या होता है, आपने जरूर पढ़ा होगा मनी मार्केट, जब आपने पढ़ा होगा एफएमओ के अंदर, कि कमर्शियल पेपर जो है शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए प्राइवेट कंपनीज इशू करती हैं, ठीक है। तो जैसे रिलायंस है, जियो है, एयरटेल है, ये जो प्राइवेट कंपनीज हैं, अगर इनको सपोज शॉर्ट टर्म में, शॉर्ट टर्म क्या होता है, मनी मार्केट एक साल से कम की जब आपको रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। तो अगर आपको 6 महीने के लिए, 4 महीने के लिए वर्किंग कैपिटल की जरूरत है, थोड़ा कैश की जरूरत है, वर्किंग कैपिटल की जरूरत है, तो आप क्या करते हो, कमर्शियल पेपर आप इशू कर दोगे। कमर्शियल पेपर इज अ टाइप ऑफ सिक्योरिटी, जैसे शेयर है उसी तरह कमर्शियल पेपर है। दोनों में डिफरेंस क्या है, शेयर एक लॉन्ग टर्म के लिए है और ये एक शॉर्ट टर्म के लिए है, ठीक है। तो आपने कमर्शियल पेपर इशू कर दिया, उसके बदले जो पैसा है उससे आपने 2 महीने 4 महीने जो है काम चला लिया, और उसको आप विद इन 1 ईयर आप उसको क्या करोगे, रिडीम कर लोगे, यानी उसका जो है पैसा आप वापस कर दोगे और अपने कमर्शियल पेपर आप वापस ले लोगे, ठीक है। तो अगर आप एक इंडिविजुअल इन्वेस्टर हैं, ठीक है, और आपने किसी कंपनी का कमर्शियल पेपर खरीदा है, तो आपने कितने दिन के लिए, ड्यूरेशन के लिए खरीदा है, 2 महीने 4 महीने 6 महीने, या मैक्सिमम कितना, लेस देन 12 मंथ्स, ठीक है। और 12 महीने के अंदर अंदर आपको आपका पैसा वापस मिल जाएगा, ठीक है, और कंपनी अपने कमर्शियल पेपर आपसे वापस ले लेगी। समझ में आया। अब तो जैसे प्राइवेट कंपनीज को अगर शॉर्ट टर्म फंड्स की रिक्वायरमेंट है तो उन्होंने कमर्शियल पेपर इशू कर लिए, तो गवर्नमेंट को भी तो रिक्वायरमेंट हो सकती है शॉर्ट टर्म के लिए। तो गवर्नमेंट को अगर शॉर्ट टर्म फंड्स की रिक्वायरमेंट है तो गवर्नमेंट क्या इशू करती है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ठीक है जी, जिसमें आप ट्रेजरी बिल्स आपने पढ़े होंगे एक मनी मार्केट के अंदर, ठीक है, तो इसी का पार्ट है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ट्रेजरी बिल्स। ये क्या है, लेस देन अ ईयर मैच्योरिटी वाले इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ठीक है। एक साल के अंदर इनका जो है रीपेमेंट करना होता है गवर्नमेंट को, शॉर्ट टर्म जो फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी होती हैं। अगर गवर्नमेंट को लंबे समय के लिए पैसा चाहिए, मोर देन ईयर अगर पैसा चाहिए, तो गवर्नमेंट क्या इशू करेगी, फिर गवर्नमेंट बॉन्ड, ठीक है, गवर्नमेंट बॉन्ड भी इशू कर सकती है, ठीक है। अगर शॉर्ट टर्म के लिए पैसा चाहिए लेस देन ईयर, तो आप गवर्नमेंट सिक्योरिटी इशू कर देगी जैसे ट्रेजरी बिल। अगर एक साल से ज्यादा ड्यूरेशन के लिए पैसा चाहिए, लॉन्ग टर्म फंड्स की रिक्वायरमेंट है, तो गवर्नमेंट क्या इशू करेगी, गवर्नमेंट बॉन्ड, ठीक है। अगला जो फाइनेंशियल एसेट आता है वो आता है फिक्स डिपॉजिट, एफडी, जिसको आप कहते हो बैंक में, पोस्ट ऑफिस में एफडी खुलवाते हैं लोग, सुना होगा आपने, अपने घर में भी खुलवा रखी होगी कई लोगों ने आपके ने। तो एफडी क्या होता है, सेफ एसेट होता है। जो पहली चीज जो मेरे दिमाग में आती है जब मैं एफडी का नाम लेता हूँ, बैंक का पैसा है, बैंक में रखा है, ठीक है, तो एक सेफ एसेट होती है, ठीक है। लेकिन इसके एक नुकसान भी है, ठीक है, जितना आप सेफ एसेट की तरफ जाओगे आपका रिटर्न जो है उतना ही कम होता जाएगा, ठीक है। तो अगर आप बैंक में रख रहे हो, एक तो लॉक इन पीरियड है, ठीक है, 1 साल 2 साल जितना ड्यूरेशन का आपने खुलवाया वो लॉक हो गया पैसा उतने दौरान के लिए। दूसरा, उस पर जो रिटर्न आपको मिलता है वो कैपिटल मार्केट के जो रिटर्न हैं, अगर आप उनसे आप कंपेयर करोगे तो वो काफी कम होगा, ठीक है। तो एफडी जहां आपका सेफ्टी को बढ़ा रहा है लेकिन उतना रिटर्न भी आपके कम हो रहे हैं, ठीक है। अगला आता है सेविंग्स बैंक अकाउंट। सेविंग्स बैंक अकाउंट आप सभी का खुला होगा, ठीक है। इस सेविंग्स बैंक अकाउंट में जो पैसा है उसको भी हम एक फाइनेंशियल एसेट काउंट करते हैं, ठीक है। लेकिन इसका अच्छा फायदा क्या है इसका, कि सबसे ज्यादा लिक्विड एसेट्स में आता है कैश की। अगर मैं बात करूं, सबसे ज्यादा लिक्विड है कैश, और सेकंड नंबर पर मैं बात करूं तो वो सेविंग्स बैंक अकाउंट को आप ले सकते हो, ठीक है, क्योंकि आपके पास अब एटीएम है, डिजिटल पेमेंट ऑप्शंस हैं, ठीक है। सो इट इज वेल इक्विवेलेंट टू कैश, ठीक है, कैश के बराबर ही है लगभग, ऑलमोस्ट थोड़ा ही पीछे है कैश से, ठीक है। तो सेविंग्स बैंक अकाउंट इतना ज्यादा लिक्विडिटी आपको प्रोवाइड करता है, लेकिन इसका एक नुकसान क्या है कि लोएस्ट इंटरेस्ट रेट जो सेविंग्स बैंक पे आपको मिलता है वो लोएस्ट इंटरेस्ट रेट है, 3% 4% केवल इतना ही आपको जो है उस पर ब्याज मिलता है, रिटर्न मिलता है, ठीक है। तो अगेन जैसे जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे जैसे आप सेफ्टी की तरफ जा रहे हो आपका रिटर्न जो है वो कम होता जाता है।
और जैसे जैसे आप ज़्यादा रिस्क लेते हो आपका रिटर्न जो है बढ़ता जाता है, ठीक है। इसके बाद म्यूचुअल फंड आपने पढ़े होंगे एफएमओ के अंदर। म्यूचुअल फंड क्या है? म्यूचुअल फंड इज डायरेक्ट जो मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट है, दो तरह के हो सकते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। तो म्यूचुअल फंड इज इनडायरेक्ट मेथड ऑफ इन्वेस्टिंग इन द कैपिटल मार्केट्स, ठीक है। देखिए जो थर्ड पॉइंट है यहाँ पर शेयर वर्सेस बॉन्ड हम पढ़ चुके हैं, इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर हम पढ़ चुके हैं, और जो थर्ड पॉइंट है हमारा डायरेक्ट इन्वेस्टिंग और इनडायरेक्ट इन्वेस्टिंग, कि भाई कैपिटल मार्केट में अगर आपको पैसा इन्वेस्ट करना है तो उसके दो तरीके हो सकते हैं। या तो आपको नॉलेज है, आप वेल इक्विप्ड हैं, आप एक्सपर्ट हैं, फाइनेंशियल जो नॉलेज है, स्टॉक मार्केट है, कैसे ऊपर जाता है कैसे नीचे जाता है, किस कंपनी को आपको निवेश करना चाहिए किस में नहीं करना चाहिए, अगर आप इतना सारा एनालिसिस खुद कर सकते हैं तो आप जाइए डायरेक्ट, खुद जाइए मार्केट में, शेयर्स में बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करिए। लेकिन अगर आपको इतना नॉलेज नहीं है, ठीक है, लेकिन आप ज़्यादा रिटर्न के लिए मार्केट में निवेश करना चाहते हैं, लेकिन टेंशन से बचना चाहते हैं कि भाई मुझे डेली डेली अपना जो है किसको बेचूं किसको खरीदूं इस बचड़े में नहीं पड़ना, तो आप क्या कर सकते हैं, इनडायरेक्टली इन्वेस्ट कर सकते हैं मार्केट में। इनडायरेक्टली आप कैसे करते हो? म्यूचुअल फंड्स के थ्रू, ठीक है। म्यूचुअल फंड में क्या होता है कि आप डायरेक्टली मार्केट में निवेश नहीं कर रहे, आपने अपना पैसा एक म्यूचुअल फंड को दे दिया। म्यूचुअल फंड क्या है? कंपनी है, वो आप जैसे बहुत सारे लोगों से पैसा लेगी, उसको इकट्ठा करेगी, जिसको हम इंग्लिश में टर्म यूज करते हैं पूल या कॉर्पस, POOL पूल या कॉर्पस। कॉर्पस माने उसको ढेर उसने जो है इकट्ठा किया, 100 लोगों से सपोज उसने पैसा इकट्ठा कर लिया, और उस 100 लोगों से जो पैसा इकट्ठा किया है, जो कॉर्पस उसने इकट्ठा किया है, अब वो उसको फर्दर जो है कैपिटल मार्केट में लगाएंगे, ठीक है। तो म्यूचुअल फंड कंपनी क्या करती है, वो एम्प्लॉयज़ जो होते हैं उसके, वो टेक्निकली एक्सपर्ट्स होते हैं, इन्वेस्टमेंट बैंकर्स होते हैं, फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स वो हायर करती है, ठीक है, इसी पर्पस के लिए। आपसे केवल वो पैसा लेती है और अपनी फाइनेंशियल नॉलेज का इस्तेमाल करके वो उसको कैपिटल मार्केट में लगाते हैं, और वहाँ से फिर जो है वो रिटर्न अर्न करते हैं, और उस रिटर्न में आपने जितना पैसा लगाया था उसके हिसाब से आपका जो भी प्रपोर्शन बनता है वो आपको रिटर्न के फॉर्म में दे दिया जाता है, ठीक है। तो आप यहाँ पर म्यूचुअल फंड के केस में आप क्या खरीदते हो? म्यूचुअल फंड यूनिट्स खरीदते हो। आपने पढ़ा है एफएमओ में, मैं जरा क्यों रिवीजन बता रहा हूँ। म्यूचुअल फंड में आप ना ही कोई शेयर खरीद रहे हो डायरेक्टली, ना ही कोई बॉन्ड खरीद रहे हो, आप म्यूचुअल फंड से एक पार्टिकुलर स्कीम के अंदर उसकी यूनिट्स खरीदते हो, ठीक है। उन यूनिट्स से आपने यूनिट होल्डर आप बन गए, ठीक है, और आपका जो पैसा है म्यूचुअल फंड फर्दर जो है कैपिटल मार्केट में इन्वेस्ट करेगा, वहां से वो जो इतना भी रिटर्न अर्न करेगा उसको वो आपको पास ऑन कर देगा इन द प्रोपोर्शन ऑफ योर ओनरशिप, ठीक है जी। तो ये क्या है, एक इनडायरेक्ट मेथड है कैपिटल मार्केट में इन्वेस्ट करने का। डायरेक्ट मेथड क्या है, जब आप डायरेक्टली जो है शेयर्स बॉन्ड म्यूचुअल मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स, अगर ये डायरेक्टली आप खरीद रहे हो तो डायरेक्ट इन्वेस्टर आप कर हो, और दूसरे केस में आप क्या है, इनडायरेक्ट इन्वेस्ट कर रहे हो यूजिंग म्यूचुअल फंड्स। एक और चीज आपको याद रखनी है कि आप आगे आने वाले जितने भी स्लाइड्स होंगे या आपकी बुक जो भी मैं आपको बता दूंगा आप एक दो दिन के अंदर, ठीक है, तो वहां पर जो है ये टर्म्स इस्तेमाल होंगे, बार बार इस्तेमाल होंगे, ठीक है। तो आप कंफ्यूज ना होइए, इन सारे टर्म्स का मीनिंग एक ही है जो मैंने नीचे लिख रखा है, कि पहला लिखा है मैंने फाइनेंशियल एसेट्स, जो अभी मैंने आपको पिछले स्लाइड पे बताया कि क्या है फाइनेंशियल एसेट्स, ये सारे इक्विटी शेयर प्रेफरेंस शेयर बॉन्ड डिबेंचर ये सारे क्या है, फाइनेंशियल एसेट्स हैं, ठीक है। रियल एसेट्स को हमने बस इंट्रोडक्शन दिया और वहीं पे छोड़ दिया, अब हम फर्दर डेप्थ में किसके जा रहे हैं, फाइनेंशियल एसेट्स के, ठीक है। तो फाइनेंशियल एसेट्स को हम और किन किन नामों से जानते हैं, तो इनको हम फाइनेंशियल सिक्योरिटीज भी कह सकते हैं, ठीक है, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स भी कह सकते हैं, या इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस या इन्वेस्टमेंट आउटलेट्स भी कह सकते हैं, ठीक है जी। ये सारे टर्म्स आपको बुक में अलग अलग पेजेस पे मिल सकते हैं, अलग अलग बुक्स में अलग अलग टर्म्स का इस्तेमाल हो सकता है, या विद इन सेम बुक भी अलग अलग चैप्टर्स में अलग अलग टर्म्स का इस्तेमाल हो सकता है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, इन सारे शब्द का मीनिंग एक ही है, ठीक है। फाइनेंशियल एसेट्स का मतलब जो है वही फाइनेंशियल सिक्योरिटीज हैं, वही फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, और वही इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस, ठीक है जी। ये चीज आपने ध्यान में रखनी है, अननेसेसरली कंफ्यूज नहीं होना। गाइस अभी तक हमने जो भी पढ़ा है मैं फिर से बता रहा हूँ आपको, बहुत ही बेसिक हमने पढ़ा है, ठीक है। पोर्टफोलियो अभी मैंने स्टार्ट भी नहीं किया है, केवल मैंने आपका एफएमओ का जो है बेसिक्स का रिवीजन करा है, जो कि आपको आना ही चाहिए, देन ओनली आप पोर्टफोलियो को स्टार्ट भी कर सकते हो, ठीक है। अगर उतने बेसिक्स आपको नहीं आते तो पोर्टफोलियो हमें स्टार्ट करने का कोई फ़ायदा भी नहीं है, ठीक है, क्योंकि आप समझ नहीं पाएंगे, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा टेंस नहीं होना है अब तक जो भी मैंने पढ़ा है आपको, या तो एक ऑलरेडी आना चाहिए था अगर आप पूरा एफएमओ का एक बुक पढ़ कर आए हो तो, ठीक है, और नहीं आता तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि आपने एफएमओ अच्छे से नहीं पढ़ा है, तो इसीलिए मैंने उसको रिवाइज किया है। तो जहाँ जहाँ आपको अभी परेशानी आ रही है, मैं जो नोट्स दूंगा आपको ना, वो एक बार आप पढ़ लेंगे, गो थ्रू हो जाएंगे, ठीक है, उसके बाद ही आप आगे का समझ पाएंगे, ठीक है। तो अब आगे चलते हैं थोड़ा सा, और अब हम बात करते हैं
कंपैरिजन की कि कैसे हम जो है डिफरेंट जो फाइनेंशियल एसेट्स अभी हमने पढ़ी पीछे कि अलग अलग टाइप की फाइनेंशियल एसेट्स हैं, तो उनको हम किन किन बेसिस पे कंपेयर कर सकते हैं कि कौन सा फाइनेंशियल एसेट अच्छा है तो क्यों अच्छा है, बेकार है तो क्यों बेकार है। तो उसमें सबसे पहला जो पैरामीटर आता है आपका कंपैरिजन का, वो आता है आपका लिक्विडिटी। तो लिक्विडिटी का क्या मतलब है, जो लिखा है स्लाइड्स में जैसे पढ़िए एक बार। लिक्विडिटी मीन्स हाउ इजली द एसेट इज सेलेबल एट अ फेयर प्राइस। ठीक है, तो दो टर्म्स जो है यहाँ पे आए मेरे दिमाग में जो नहीं लगे, पहला है सेलेबल और दूसरा है फेयर प्राइस। सेलेबल का मतलब क्या है कि अगर किसी एसेट को बेचा जा सकता है, जैसे आगे भी लिखा है हाउ इजली इट इज कन्वर्टेबल इनटू कैश, तो किसी एसेट को आप कितने आसानी से बेच सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं कैश में, उसको हम कहते हैं लिक्विडिटी। लेकिन केवल एसेट को बेचना सफिशिएंट नहीं है, एसेट का बेचने पर उसका फेयर प्राइस भी मिले। ठीक है, तो दोनों चीज़ें अगर मिल जाएंगी, मार्केटेबल भी हो एसेट और फेयर प्राइस भी उसका मिले, तब हम कहेंगे कि वो एसेट कैसा एसेट है, लिक्विड एसेट है। ठीक है, अगर कोई एसेट बिक तो रहा है जल्दी बेचने पर, लेकिन अपने 50% रेट पर बिक रहा है, तो वो लिक्विड एसेट नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल मैं बताता हूँ आपको। सपोज आप सडनली, आपको आपके फादर हैं जो, उनका ट्रांसफ़र हो जाता है फरीदाबाद से सपोज मुंबई ट्रांसफ़र हो जाता है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, हो सकता है फरीदाबाद वाला जो घर है आपका बेचना पड़े आपको। ठीक है, आपको एक हफ्ते का टाइम है, एक हफ्ते में फटाफट से मुंबई में आपको शिफ्ट होना है। इन दैट केस बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपको जो है बहुत कम दाम पे आपका अपना घर आपको बेचना पड़ जाए। तो इसको हम कहते हैं डिस्ट्रेस सेल। जो सेकंड लाइन में टर्म लिखा है डिस्ट्रेस सेल, तो डिस्ट्रेस माने आपको इमरजेंसी में अर्जेंट बेसिस पे अगर कोई चीज़ बेचनी पड़ जाए, तो क्या होता है, आपको उसका जो फेयर प्राइस है वो नहीं मिलता। तो वो सेलेबल तो है, मार्केटेबल तो है, बिक तो गया, लेकिन उसका आपको फेयर प्राइस नहीं मिला। ठीक है, तो यही डिफरेंस है लिक्विडिटी में और मार्केटेबिलिटी में। मार्केटेबल का मतलब है सेलेबल, लेकिन अगर फेयर प्राइस पे वो सेलेबल है तब हम उसको कहते हैं लिक्विड एसेट। ठीक है, तो एक एसेट जो है लिक्विड एसेट तब कहलाएगी जब मार्केटेबल भी हो और फेयर प्राइस भी हो। तो लिक्विडिटी के आधार पर अगर मैं बात करूँ, तो मनी मार्केट के जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं, मनी मार्केट के जितने भी फाइनेंशियल सिक्योरिटीज़ हैं, फाइनेंशियल एसेट्स हैं, मैंने बता चुका हूँ आपको इन सारे शब्द का मतलब एक ही है। ठीक है, तो मनी मार्केट के अंदर जितने भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जैसे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ है, कमर्शियल पेपर है, ठीक है, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स है, वो ज़्यादा लिक्विड होते हैं कंपेयर टू कैपिटल मार्केट। क्यों? क्योंकि मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स का जो ड्यूरेशन है वो लेस देन अ ईयर होता है। ठीक है, तो वो ज़्यादा लिक्विड होते हैं। कैपिटल मार्केट, सेकंड नंबर पे कौन आता है लिक्विडिटी के टर्म्स में, कैपिटल मार्केट, और लास्ट में कौन आता है, रियल एस्टेट। जैसे कोई प्रॉपर्टी है आपका, जो मैंने अभी आपको एग्जांपल बताया, अगर आपको अर्जेंट बेसिस बेचना पड़े तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपको उसका फेयर प्राइस नहीं मिलेगा। ठीक है, तो लिक्विडिटी के मुकाबले में मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट सबसे ऊपर है, फिर कैपिटल मार्केट है और उसके बाद रियल एस्टेट है।